लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। तो प्रदीप गिरी एकेडमी में आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, डिप्लोमा वाला। कि इस चैप्टर में एक कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिया था, चार्ज। ठीक है, चार्ज का कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। तो चार्ज होता क्या है, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की या फिर पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट करता है। दो टाइप के चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर लाइक चार्ज है मींस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज है मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक चार्ज का, फंडामेंटल चार्ज का या एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है, या इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये टॉपिक हमारे हो चुके थे। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी, चार्ज की एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास दो चार्ज है, लाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है। दो चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। या फिर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर ये रिपेल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स ये क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। ये क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। और इसी फोर्स को फाइंड आउट किया कूलोम ने, इसी फोर्स को फाइंड आउट किया कूलोम ने, इसलिए इसे कहा जाता है कूलोम्स लॉ। क्या कहा जाता है, कूलोम्स लॉ। और कूलोम्स लॉ और इनवर्स डिस्टेंस लॉ। ठीक है, ये इसको कहा जाता है। तो अब कूलोम्स लॉ होता क्या है, कूलोम्स ने क्या कहा, जो भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो कितना होता है, ये फाइंड कूलोम ने किया। तो उसने कहा, देखो क्या स्टेटमेंट दिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्ज इन अ गिवन मीडियम इज। अगर दो चार्ज है, लाइक चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए क्या कहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो अगर डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, हमारे पास दो चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ गिवन मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज के स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट, उस पर ये फोर्स डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर इनवर्सली डिपेंड करेगा। मींस अगर स्ट्रेंथ का वैल्यू बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, और डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है तो फोर्स घटता है या कम होता है। ठीक है, इसका मीनिंग है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली मींस अगर वो क्वांटिटी बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और इनवर्सली मींस अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो फोर्स कम होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2। कितने चार्ज है, दो चार्ज है Q1 और Q2। दोनों में डिस्टेंस कितना है, D। दोनों में डिस्टेंस कितना है, D। अब कूलोम्स ने हमें क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो इसके बीच में फोर्स रहेगा F, इसके बीच में फोर्स क्या रहेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। पहले हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं डायग्राम को क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लिख देते हैं Q1 क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज 1। ओके, Q2 स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज 2। ओके, एंड D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये समझ में आ गया। चलो अब पहला पॉइंट क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टू चार्ज। तो दो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम Q1 और Q2, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा। एंड सेकेंड इक्वेशन हमें क्या कहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये समझ में आ गया। तो ये दो स्टेटमेंट से हमने दो फॉर्मूले बना लिए। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व, तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स इज directly proportional to product of strength, that is Q1 and Q2 divided by
डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। हमेशा याद रखो, जब भी प्रोपोर्शनल क्वांटिटी होती है तो उसके साथ एक कांस्टेंट होता ही है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालेंगे तो एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू भी फाइंड आउट किया गया, तो कांस्टेंट का वैल्यू आया 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन। इसे क्या कहते हैं? इप्सिलॉन। ओके, इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या आया फॉर्मूला? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब ये जो इप्सिलॉन होता है, इप्सिलॉन, ये होता है, इप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इप्सिलॉन, इसे क्या कहते हैं? इप्सिलॉन, याद रखो, इसे क्या कहते हैं? इप्सिलॉन। इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को मीडियम कितना अंदर जाने देता है, उसे कहते हैं परमिटिविटी। उसे क्या कहते हैं? परमिटिविटी। बाद में समझाता हूं परमिटिविटी, इनिशियली इस पे आते। तो इप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और उसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम, देयरफॉर इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 के। परमिटिविटी का वैल्यू होता है इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 के, वेयर इप्सिलॉन 0 इज permittivity of free space, और फ्री स्पेस को कहा जाता है वैक्यूम। फ्री स्पेस को क्या कहते हैं? वैक्यूम। तो वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो वैक्यूम और फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने अंदर जाने देता है, कितना परमिट करता है, उसे कहते हैं परमिटिविटी। एंड के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, उसके ऊपर उस मीडियम का परमिटिविटी डिपेंड करता है। ये इस पे ऊपर हम आने वाले हैं, पहले ये फॉर्मूला हम सीख लेते। तो अब हम फोर्स का फॉर्मूला दिखेंगे। देयरफॉर F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन की जगह क्या डालेंगे? इप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां जो कांस्टेंट है इप्सिलॉन 0, उसके कहते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, अगर उसका वैल्यू हम डालते हैं तो इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलोम स्क्वायर न्यूटन मीटर। यूनिट क्या होता है? कूलोम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलोम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमिटिविटी का वैल्यू। अगर वो वैल्यू डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 का वैल्यू आता है, सो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये होता है कांस्टेंट का वैल्यू। अगर वो वैल्यू हम यहां लिख देंगे, ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? देयरफॉर F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन के डी स्क्वायर, वेर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम एयर है, दो चार्ज को हमने एयर मीडियम में रखा है। कौन सी मीडियम में? एयर मीडियम में दो चार्ज को रखता है। यहाँ एयर है, एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1 होता है। फॉर एयर मीडियम
k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। और इसी को अगर हम 9 इंटू 10⁹ अगर नहीं लिखना है तो इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर और वैक्यूम। अगर एयर और वैक्यूम के लिए फॉर्मूला निकालना है तो ये होगा, और दूसरे किसी मीडियम के लिए फॉर्मूला निकालना है फॉर एनी मीडियम, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये किसके लिए होगा फॉर्मूला, मीडियम के लिए। अगर दूसरे मीडियम में एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा तो k का वैल्यू हमें पुट करना होगा। तो इस तरह से हमें दो फॉर्स मिलेंगे, एक होगा वैक्यूम के लिए और एक होगा मीडियम के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए ये फॉर्मूले होंगे। तो कूलोम्स लॉ समझ में आ गया। कूलोम्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के स्ट्रेंथ पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट चार्ज पे। हम कहेंगे यूनिट चार्ज या 1 कूलोम चार्ज हम किसे कहेंगे, 1 कूलोम चार्ज हम किसे कहेंगे। तो देखो 1 कूलोम चार्ज हम किसे कहेंगे, सो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको सॉल्यूशन देता हूं। अब हमारा फॉर्मूला क्या आया है, फॉर एयर मीडियम। ओके, फॉर्मूला किसके लिए लिख रहे हैं हम, फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर मीडियम। एयर मीडियम के लिए k का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो तब फॉर्मूला क्या होगा, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू हमने लिख लिया 9 इंटू 10⁻⁹। नाउ इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों चार्ज इक्वल है। अब दोनों चार्ज में डिस्टेंस एंड डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों चार्ज में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अब कंडीशन समझ लो, दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू कितना है Q, दोनों का वैल्यू कितना है Q, दोनों में डिस्टेंस कितना है d इज इक्वल टू 1 मीटर, d इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, हम मानते हैं कि रिपेल कर रहे हैं, तो ये क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स, क्या अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे, फोर्स। अगर इस फोर्स का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन है, फोर्स का वैल्यू कितना है, इफ F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, तो अब ये वैल्यू पुट करो इसमें, अब ये वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, देयरफॉर F इज इक्वल टू 9 इंटू, सॉरी, अब फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q क्या होगा, दोनों Q होंगे, सो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय D का वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहां आएगा 1 इंटू 1 1, तो ये कट हो गए दोनों, सो हम कहेंगे Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1 कूलोम। Q का वैल्यू क्या हो गया, 1 कूलोम। मींस अगर दो इक्वल चार्ज को हम 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं और फोर्स कितना अप्लाई करते हैं, दो चार्ज 9 इंटू 10⁻⁹, तो वो दो चार्ज कितने वैल्यू के हैं, 1 कूलोम वैल्यू के हैं। अगर दो चार्ज है हमारे पास, दोनों को 1 मीटर पे रखा, कितने मीटर पे, 1 मीटर पे, और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 9 इंटू 10⁻⁹, इतना अगर वो फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो चार्ज कितने होंगे, 1 कूलोम। तो देख लेते हैं डेफिनेशन, क्या कहा है डेफिनेशन, if two equal strain charge are placed in a air, किसमें रखे, एयर में, place in a air 1 मीटर apart, कितने अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट from each other
इफ दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज इज सेड टू बी यूनिट चार्ज और 1 कूलोम चार्ज। तब उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? यूनिट चार्ज और 1 कूलोम चार्ज। कंसेप्ट समझ में आ गया? 1 कूलोम चार्ज क्या होता है? 1 कूलोम चार्ज क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है। अब चलो ये फैक्टर, अब हम आते हैं फैक्टर कि किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? F इज इक्वल टू 1/4πε0 K, मीडियम के लिए, सभी मीडियम के लिए, अब एयर के लिए नहीं ले रहा हूं, सभी मीडियम के लिए ले रहा हूं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो देखो इस फॉर्मूला से ही पता चल रहा है, देखो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, के भी, के मीडियम पे डिपेंड करता है। के किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। क्यू चार्ज, चार्ज का वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं और डी डिस्टेंस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। चार्ज का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा, जितना भी चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है चार्ज के वैल्यू पे। ये क्या है? चार्ज। तो ये चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितने चार्ज है। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस डी, दो चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम होता जाएगा क्योंकि दूर जा रहे हैं ना, और अगर नजदीक आएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। जितना नजदीक आएंगे उस हिसाब से फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रीड। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस। लिखा है डिस्टेंस पे। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब कौन से मीडियम में रखा है आपने चार्ज? अब आपने एयर में रखा है, एयर में रखा है, दो चार्ज को एयर में रखा है तो के का वैल्यू 1। अगर वाटर में रखा है तो के का वैल्यू अलग होगा। दो चार्ज को वाटर में रखा है तो वैल्यू अलग होगा। अगर दूसरे कोई मटेरियल पे रखा है तो चार्ज अलग होगा। अगर ग्लास पे रखा है, ग्लास के ऊपर चार्ज को रखा है तो के का वैल्यू अलग होगा। तो ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड होता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। और इसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। एंड नेक्स्ट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम किस पे डिपेंड करता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। तो ये चार फैक्टर। अब परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन दोनों को हम सीख लेते हैं। परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो पहला हमारा है परमिटिविटी, सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? परमिटिविटी। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी, दो कंसेप्ट हमारे पास है। अब इन दो कंसेप्ट को हम सीखेंगे। चलो, हाँ चलो थर्ड पॉइंट ही ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट शॉर्ट में लिखता हूं, और इसी को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसी को कहा जाता है के। चलो, अब अगर हम के की वैल्यू फाइंड करने जाए, के की वैल्यू फाइंड आउट करने जाए, तो के की वैल्यू के लिए हमारे पास एक इक्वेशन मैंने लिखा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। देयरफॉर के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशो ऑफ, किसका रेशो है? इसे क्या कहेंगे हम? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये किसका रेशो है, दो परमिटिविटी का रेशो। अब इसमें परमिटिविटी आ गया। अब परमिटिविटी होता क्या है, सपोज मैंने यहां एक चार्ज रखा है, अब इस चार्ज की वजह से सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीडियम में कितना अंदर जा सकता है, ये कितना परमिशन देता है मीडियम, अगर वाटर होगा तो वाटर के अंदर ये कितना जा सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी। परमिटिविटी हाई होगा तो मीडियम आराम से इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पास कर सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पास कर सकता है। तो एयर में, अगर एयर में दो चार्ज रखे हैं तो एयर में आराम से इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास होता है। सो कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट पास करता है उसी को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी। इसी को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी। ठीक है, तो ये परमिटिविटी और डिटेल में बाद में भी बताऊंगा जब आपके और ज्यादा कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो परमिशन, वो मीडियम कितना परमिशन देता है कि चार्ज के इफेक्ट को अंदर आ सके। अगर ज्यादा अंदर आ सकता है तो परमिटिविटी अच्छा है, अगर वो नहीं अंदर आ सकता तो परमिटिविटी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक डेफिनेशन। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो अब हम दूसरा डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अब हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं फोर्स के। क्या लिखे, दो फॉर्मूले फोर्स के लिखे। तो फोर्स के फॉर्मूले देखो, दो फॉर्मूले क्या है, K इज इक्वल टू, या फिर हम दो फॉर्मूला में, अब दो फॉर्मूला का हम रेशो लेते हैं। K इज इक्वल टू F मीडियम के लिए और F फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए। किसके लिए, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए। चलो, F मीडियम का फॉर्मूला क्या है, F मीडियम का फॉर्मूला है 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, दोनों फोर्स का हम रेशो ले रहे हैं, दोनों फोर्स का हम रेशो ले रहे हैं। के को थोड़ा हटा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। दोनों फोर्स का मैं क्या ले रहा हूं, रेशो ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1/4πε0। वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 या एयर के लिए के का वैल्यू 1, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो देखो इसमें से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, सिर्फ के, बचा क्या, सिर्फ के। ओके, तो अब यहां क्या आ गया, देयरफॉर F मीडियम अपॉन F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/k एंड देयरफॉर K इज इक्वल टू, अगर हम उल्टा करते हैं इसको तो F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। तो K का और एक डेफिनेशन मिल गया हमें, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। तो दूसरा एक डेफिनेशन क्या कहता है हमें, so dielectric constant is a ratio of force between two charges, force between two charges when it is placed in a vacuum to the force on a two charges between placed in a medium. So dielectric constant is a ratio of K, dielectric constant is the ratio of F vacuum to the F मीडियम। F वैक्यूम टू द F मीडियम का मतलब क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ वैक्यूम टू द फोर्स इन अ टू चार्ज बिटवीन द मीडियम। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ मीडियम। ये दूसरा डेफिनेशन हो गया किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। किसका हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ में आ गया, इट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी, मींस हम परमिटिविटी को जज करते हैं। ठीक है, अब परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इप्सिलॉन या इप्सिलॉन जीरो। क्या होता है इप्सिलॉन या इप्सिलॉन जीरो, एबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू परमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज
एबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूं इसका कि हमारे पास एक चार्ज है, हमारे यहां एक चार्ज है, इसको मैंने एक मीडियम के यहां रखा है। अब ये मीडियम, इसका जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो कितना अंदर जाने देता है? ज्यादा अंदर नहीं जाने देता, तो इसकी परमिटिविटी लेस है। अगर बहुत अंदर जाने देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को तो परमिटिविटी हाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है वो कितने दूर तक उस मीडियम में जा सकता है? अगर अच्छे से जा सकता है तो परमिटिविटी हाई, अगर बहुत अच्छे से नहीं जा सकता तो परमिटिविटी लो होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी, उसके बाद वाला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट सच एज अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज इज ऑब्जर्व। चलो पहले डेफिनेशन को सीखते हैं। हमारे पास एक चार्ज है, इसका वैल्यू है Q। इसका वैल्यू क्या है? Q। अब इसके सराउंडिंग में जैसे ही मैंने चार्ज यहां रख दिया, तो इसके सराउंडिंग में एक इफेक्ट बन गया, एक सराउंडिंग बन गया। अब इस सराउंडिंग में क्या होता है? अगर दूसरा कोई चार्ज आता है, अगर इस सराउंडिंग में दूसरा कोई चार्ज आता है, अब दूसरा चार्ज आ गया जैसे +Q, तो ये +Q को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर -Q आ गया तो उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। अगर इसके बाहर चार्ज चला गया तो ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। अगर चार्ज बाहर आ गया तो ये अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो जिस जगह पे अगर इसके अंदर वो चार्ज आ गया, इस जगह के अंदर, तो ये जो जगह होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस जगह के अंदर, इस एरिया के अंदर अगर वो चार्ज आ गया, अब ये एरिया किसका है? +Q चार्ज का है। किसका है? +Q चार्ज का है। अगर उसके अंदर अगर दूसरा कोई चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा? एक तो फोर्स अप्लाई करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर उसको रिपेल करेगा। सो दैट मच स्पेस, दैट मच एरिया जहां ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, इन विच इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन और इफेक्ट ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज इज ऑब्जर्व। चार्ज की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है, इतना स्पेस क्या होता है? इतना स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरा डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ए ड्यू टू द चार्ज इज ऑब्जर्व। ओके, ड्यू टू द चार्ज। तो यहां देखो, अब ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहां भी क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इतना एरिया, चार्ज के अराउंड इतना एरिया है, अगर इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आए तो ये रिपेल, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, या फोर्स ऑफ रिपल्शन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। इतना स्पेस, इतना जो स्पेस है, ये इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के अराउंड ये स्पेस है या फिर एरिया है जहां पे अगर दूसरा कोई चार्ज आता है तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इतने स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब सिंपल है कंसेप्ट। और अगर इजी कहा जाए तो देखो, ये एक अपने एरिया का दादा है। अपने एरिया का क्या है? दादा। +Q चार्ज क्या होता है? दादा, भाई है वहां का। तो उसका एरिया कहां तक है? यहां तक।
अगर यहां कोई दूसरा गुंडा आता है तो वो क्या करेगा, उसको मार के भगाएगा। अगर दोस्त आता है तो घर के अंदर लेगा या अपने पास लेके आएगा। तो जो अपने सगे वाले उसको एंट्री है इस एरिया में और दूसरे लोगों को एंट्री नहीं है, तो वो अपना एरिया हो गया, वो अपना एरिया हो गया। तो उस एरिया में हम लोग दादा है, तो अपने एरिया में कोई आया, पसंद वाला आदमी आया तो लेके आएंगे, अगर पसंद वाला आदमी नहीं होगा तो धक्का मार के निकाल देंगे। तो दैट मींस स्पेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज भी ऐसा ही करता है, अगर पसंद वाला चार्ज आ गया तो अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर पसंद नहीं है चार्ज को धक्का मार देगा, तो उस जगह में उस किसी को आने नहीं देता, तो वो जगह क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जगह क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है, उसको कहते हैं इंटेंसिटी। उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। अगर दोपहर में सन का लाइट आ रहा है, इंटेंस है, बहुत इंटेंसिटी, पसीने आ रहे, तो लाइट क्या होती है, इंटेंसिटी। गर्मी इंटेंस होती है और सुबह में इंटेंसिटी कम होती है, सूरज की इंटेंसिटी कम, मींस वो फील्ड ज्यादा है या कम है, वो अब हम सीखने वाले हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक चार्ज है हमारे पास, क्या है, एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अब इसकी वजह से सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कितना है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका वैल्यू क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, ड्यू टू द पॉइंट, ड्यू टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो अगर हमने ये एक पॉइंट ले लिया, यहां उसके एरिया में एक पॉइंट ले लिया P, अब इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज को रखा प्लस Q, तो ये कितना स्ट्रांगली उसको धक्का मारेगा, दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो कितने स्ट्रांगली इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर फोर्स ज्यादा होगा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जोर से इसको फेंक देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और अगर यहां निगेटिव चार्ज रख दिया तो ये कितनी स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करता है, कितनी स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना अप्लाई करता है एक चार्ज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना अप्लाई करता है एक चार्ज पे, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब ये जो चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे है, डी इतने डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, डी इतने डिस्टेंस पे। तो अब हम इस फॉर्मूला का स्टडी करते हैं, इसका और एक वैल्यू निकालते हैं। तो एक डेफिनेशन समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स का वैल्यू तो हमारे पास है, फोर्स का वैल्यू हमारे पास है, फोर्स का वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के। अब यहां देखो एक Q क्या है, Q, और दूसरा Q स्मॉल Q है, और दोनों में डिस्टेंस क्या है, d स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फोर्स का वैल्यू। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, क्या कहता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स किसने अप्लाई किया, प्लस क्यू चार्ज ने, किसके ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर। अब यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, दैट इज फोर्स, इस चार्ज की वजह से एक चार्ज पे कितना होगा, तो फोर्स का वैल्यू लिखते हैं 1/4πε0 के Q/d² डिवाइडेड बाय Q। तो एक Q कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 1/4πε0 के Q/d²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/d²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एयर मीडियम के लिए होगा तो K का वैल्यू 1 होगा, एयर मीडियम के लिए K का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/d²। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, एक ही चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरा एरिया है तो मैं फोर्स अप्लाई करने वाला हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा ताकत किस पे डिपेंड करता है, खुद के ऊपर, कितना स्ट्रांग है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, एक चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है। तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर। अगर नजदीक होगा
तो ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, अगर दूर होगा तो कम फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 1/4πε0 का वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ Q/d², तो ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, यहां भी वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो समझ में आया आपको। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। चलो इस फॉर्मूला से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो MKS यूनिट, MKS यूनिट ऑफ E क्या होगा, इसका यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और दूसरा यूनिट है वोल्ट पर मीटर, दूसरा यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। और CGS यूनिट अगर हम स्टडी करते हैं, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइन। न्यूटन का CGS क्या होता है, डाइन, और कूलम का स्टैट कूलम, कूलम का स्टैट कूलम। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, दोनों भी कंसेप्ट समझ में आ गए। एक हमने क्या स्टडी किया, फोर्स, कूलम्स लॉ स्टडी किया, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। देन परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये कंसेप्ट भी बीच में आए थे। तो आज हमारा ये दो टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गए, एक था कूलम्स लॉ और दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का अच्छे तरीके से रीडिंग करो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करो, हम रीड करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अच्छे से, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, और कुछ चाहिए, कुछ डाउट होंगे तो कमेंट करते रहो, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे, जरूर यहाँ दिखाएंगे अगर कुछ डाउट होंगे तो। और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहना। तो यहीं पे हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।